Sir, good evening. Good evening. Bharat sir, how are you, sir? Yes, fine, fine. How are you? Great. All good, sir. आज मैंने आपका सेफ नमस्ते हाँ उसको जाके उसको मैंने लैपटॉप पे खोला भी, हाँ बहरहाल ज्यादा समय नहीं मिला, बट ठीक है हाँ, अभी इट इज ऑन लेकिन वो अभी प्रिमिटिव कंडीशन रेडी में नहीं है. हाँ. एग्जैक्टली. सो वो सेम वो जिप्सी का क्लोन है. अच्छा. हाँ चीजें चाहिए सर, इंडिया में ऐसी बहुत चीजें चाहिए. या बहुत लोग अब तो आने वाले समय में बहुत सारे बिजनेस टर्न अप होंगे ऑनलाइन. या वी आर वर्किंग ऑन इट. हमारी टीम काम कर रही है. हमने मीटिंग का तो पार्ट बना लिया है. कुछ कंट्रोल्स भी बना लिया है. या क्या टीम साइज है सर अभी अपना वहाँ पे अहमदाबाद में? टीम साइज क्या है अभी अपना? मैं तो काफी स्टार्टअप के साथ काम करता हूँ. अच्छा. तो अच्छा. मेरी खुद की कोई टीम नहीं है. ये सारी टीम ही है सर. I divide the work. Great, great. I'm working with around हमारे 80 startups of different, from 80? agriculture to IT, many sectors, education. Very nice. Yeah. We'll talk after some time after this session, Yeah, maybe yeah. tomorrow. Day after. Definitely. Yeah. Hello, Bharat bhai. Yes. Yeah, I am audible now to everybody. Okay. Yes. Namaste. Namaste. मिलिंद भाई. Jai Hind to everybody. योगेश जी भी हैं. योगेश भाई नमस्ते. आपने पूरा मास्क पहन के प्रिकॉशंस के साथ है. Really love it. संध्या जी भी हमारे साथ. संध्या जी नमस्कार. ओके, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए तुरंत मैं ये सेशन शुरू कर रहा हूँ बिकॉज अपने पास टाइम की बहुत कमी है. मैं आज के अपने एक तो पहले तो टॉपिक का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. बी सोल्जर फॉर नेशन फर्स्ट. व्हाट इज सोशल सोल्जर एंड नेशन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है किसी को. सोल्जर में एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में मैं डेफिनेशन थिंक फॉर नेशन, act for nation, live for nation, die for nation. That is called nation first. That is called social soldier. So हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं अपने ये सेमिनार सीरीज के, उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर बेटर आउटकम. ये टॉपिक हमारे बहुत ही दिल के अजीज राकेश दशवाना जी कवर करेंगे. राकेश दशवाना जी का मैं सबको मैं इंट्रोडक्शन एक मिनट में दे दूं. शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ही इज अ कंसल्टिंग डायरेक्टर ऑफ एम्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एट न्यू दिल्ली. ही इज आल्सो एडवाइजरी कमिटी मेंबर एंड ऑफ आवर बीइंग पेशेंट फाउंडेशन एंड ही इज अ नेशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट इन बीइंग पेशेंट फाउंडेशन. गवर्नमेंट बॉडी मेंबर ऑफ भारतीय विकास संस्थान आल्सो. above is a national advisory council member at National Ability Association of India. So over to you with your topic. मैंने इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ इंडिया. ये जो यूएन डिक्लेयर करती है 2018 का डेटा ऐसा बता रहा है कि आउट ऑफ 156 कंट्रीज our country falls at 132 rank. So that is very disappointing figure for our country. और आज जब पूरी विश्व अपने भारत देश को एक होप के साथ देख रही है और नरेंद्र मोदी सर की लीडरशिप में आज पूरा विश्व भारत को सहार रहा है, तो as a citizen of our country, how we can increase our index of happiness, because it is very important for the nation to contribute your contribution for the nation. तो आपसे हम चाहेंगे कि आप अपना बेस्ट ऑफ जो भी है आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर करें ऑन इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द बेटर आउटकम. ओवर टू यू सर. नमस्कार सभी को एक बार. वेरी गुड इवनिंग. मैं बहुत सारे नए चेहरे और सारे पार्टिसिपेंट्स को देख पा रहा हूँ.
थैंक यू सो मच। आप सब लोग आज का ये अपना समय निकाल के सबसे बड़ी बात है कि हैप्पीनेस को सुनने आए हैं। और मिलिंद भाई का शुक्रिया क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक को सराहा और मुझे मौका दिया इस बारे में बात करने को। हैप्पीनेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास 8 से 10 मिनट है तो मैं बहुत ज्यादा तो बोल भी नहीं पाऊंगा, मगर ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आप 8 से 10 महीने भी दे दें तो वो भी शायद कम पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन में जो तलाश करते आए हैं वो हैप्पीनेस की ही है। और वो हैप्पीनेस का फैक्टर सबका अलग अलग है। किसान अपने खेत में खेती करके खुश रहना चाहता है। हम लोग जब बिजनेस करने लगते हैं तो हमें हमारी टर्नओवर से खुशी मिलती है। परिवार में जाते हैं तो कई बार खाना खा के खुशी मिलती है, बच्चों को देख के खुशी मिलती है। जो हाउस होल्ड वुमेन्स हैं उनका काम टाइम पे हो जाए तो खुशी मिलती है। बिजली का बिल कम आ जाए कभी बार तो लोगों को तब खुशी मिलती है। अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं खुशी को ढूंढने के। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है। 8 मिनट 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। पिछले हफ्ते मैं अपने किसी दोस्त को मैसेज किया उड़ीसा में, और मैंने उसको एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड मैसेज किया कि भाई आई ट्रस्ट एवरीथिंग इज डूइंग वेल विद योर फैमिली और आप सब अच्छे से रहें, खुश रहें। उसका वहां से जवाब आया कि जॉय पे ऐसा सैड बना के इमोजी बना के कि जॉय, हाउ इट कुड बी पॉसिबल द जॉयनेस इन दिस टाइम ऑफ दिस लॉकडाउन, वी आर नॉट गोइंग आउट, वी आर नॉट चिलिंग द पार्टीज। आई गॉट वंडर एंड आई कॉल्ड हर बैक। मैंने उससे बात किया। मैंने उसको बोला कि बॉस एक बात बताओ, खुशी क्यों नहीं ढूंढी जा रही है आपसे? आसमान पहली बार आपको इतना साफ मिला है। दिल्ली में जहाँ पे पॉल्यूशन इंडेक्स इतना हाई रहता है वो इतना पहली बार इतना कम आया है बिना किसी रीजन के। मेरे घर में एक आम का पेड़ है, पहली बार मैंने उसमें फल देखे हैं। मैं आपको यकीन बताऊं, पहली बार नेचर की तरफ से ऐसे कई चीजें आपको देखने को मिल रही है। झुंड के झुंड चिड़ियाएं आपको घूमने को देखने को मिल रही है आसमान में। दिन में 24 घंटे के अंदर कम से कम 5 या 7 बार आपको आसमान के रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी बादलों से घिरा हुआ तो कभी चांद पूरा निकलता हुआ। क्या ये खुशी का मैटर नहीं है? हमें सब ये समझना है कि हम खुशी क्यों और कहाँ देख रहे हैं। कई बार लोगों ने हैप्पीनेस को एक परिभाषा सा बना दिया है, क्योंकि जब वो यूएन का टॉपिक बना, जब उसको ग्लोबल फोरम पे उठाया गया, तो मैं देख रहा हूँ सर, आप सब इस बात को जान के बड़े ताजुब भी करेंगे, दिल्ली सरकार ने भी अपने एक सब्जेक्ट के अंदर हैप्पीनेस जैसा एक सब्जेक्ट डाला है। कई बार मैं बाहर जाकर देखता हूँ, दुबई के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई में हैप्पीनेस के अंदर वहां पे मिनिस्ट्री बनाई गई है बाकायदा हैप्पीनेस को लेके। well-being of the happiness of the beings people they are living there is very much important। हमें ये समझना है कि हैप्पीनेस है क्या। मुझे ऐसा समझ में आता है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। कई बार आपको किसी बहुत हल्के से जोक पे भी हंसी आने लग जाती है, और कई बार आप एक ऐसे माहौल में खड़े होते हैं जो बहुत सीरियस होता है, बहुत सैड होता है, बहुत ही गंभीर होता है, और वहां पे एक बहुत बड़ा कोई जोक भी क्रैक कोई कर दे या कोई ऐसी कोई नॉनसेंस भी कर दे, आप बहुत उसको देखकर इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। हम लॉकडाउन में हम आतंकी हमले के अंदर कैद नहीं है कि हमें ये समझना है कि why should we laugh, that why should we happy। we are happy because of many reasons। reason number 1, we are happy because we are getting 3 times meal every day in our family। we are happy because we are living with our family। we are happy because we are not mentally and physically disturbed। हम कम से कम बीमार नहीं है। ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी आपदा जिसको लेके लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, साइंटिस्ट और दुनिया के सारे डॉक्टर्स उसकी वैक्सीन अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। ऐसी चीज के लिए कम से कम हम बचे हुए हैं। क्या ये हैप्पीनेस से कम नहीं है? क्या ये हैप्पीनेस से कम नहीं है कि एक ऐसा वीडियो बनाकर रिलीज किया गया है, व्हाट्सएप पे बड़ा वायरल हुआ कि कोविड-19 के पेशेंट जब उनकी डेथ होती है तो उनको टच भी नहीं किया जाता है। ऐसा एक वीडियो मैंने देखा। मैं बोल रहा हूँ कि क्या हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम पिछले महीने भर से अगर घर में बैठे भी हैं तो परमात्मा के आशीर्वाद से हम लोग बिल्कुल चंगे हैं, फर्स्ट क्लास है। हैप्पीनेस हमें खोजनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हमारी इस पूरी कम्युनिटी जंजाल के अंदर एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम लोग मैं देख रहा हूँ कि पिछले टेक्नोलॉजी के एंगल से तो हम लोग काफी आगे चले गए। 10 साल आगे हो चुका है वर्ल्ड।
टेक्नोलॉजी के नजरिए से अगर आप देखें तो हाँ, इकोनॉमी के एंगल से, बिजनेस में इम्पैक्ट के एंगल से, सेल परचेज के एंगल से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एंगल से हो सकता है कि हम लोग लगभग 5 या 7 साल पीछे हो गए हों, मगर टेक्नोलॉजी के एंगल से अगर आप देखें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के एंगल से अगर हम देखें तो हम लगभग 10 साल आगे हैं। मैं अपने पिताजी को देखता हूँ कि जो कभी भी एप्लीकेशन से कैब बुक करना तो भूल जाइए, वो मोबाइल ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वो उस जनरेशन के लोग हैं। वो आज की डेट में कम से कम ये समझ गए हैं कि पिछले 1 महीने से उनके बच्चे घर पे बैठ के ऑफिस से काम कर रहे हैं इंटरनेट से। इसका मतलब परिवर्तन है। परिवर्तन को कैच करना ही एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारे कई दोस्त लोग, भाई लोग जो अलग अलग तरीके के व्यापार को दुनिया भर में चला रहे हैं, कई सारी वीडियोस बन के बाहर आई है। कई सारी वीडियोस में बोला गया है कि भैया जब दुनिया में जब त्रासदी आई है तो उसके बाद डेवलपमेंट होगी। बड़ी सही बात है। अगर आप में से जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करके एक ग्राफ होता है जो इस कर्व में जाता है, और उसके साथ कॉस्ट को जब आप मैच करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि हर बिजनेस के शुरुआत में कॉस्ट रेवेन्यू से थोड़ी ऊपर होती है। एक स्थिति के बाद आप उसे ब्रेक इवन पे अचीव करते हैं, फिर प्रॉफिट होते होते वो सैचुरेशन पे जाता है। जब आप सैचुरेशन को अचीव करते हैं तो वो प्रॉफिट, वो रेवेन्यू गिरना स्टार्ट होता है और कॉस्ट बढ़नी शुरू होती है। तब आपका लॉस स्टार्ट होना है, या जिसको आप बोले आपका डर स्टार्ट होना स्टार्ट होता है। वो रेवेन्यू इतना नीचे तक चला जाता है कि कई बार वो माइनस को क्रॉस करता है। बट आप इस बात को मानिए कि कई बार ऐसा प्रूव हुआ है कि उस डायग्राम को जब आप वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो रेवेन्यू साइकिल अप होती है और कॉस्ट साइकिल को आपको कंट्रोल करना है। मैं 3-4 तरीके की कम्युनिटी के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। पहला, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के बारे में हमारे पुराने सिस्टम के अंदर से लेके संस्कृत में एक बहुत ही शानदार श्लोक है। अगर स्टूडेंट्स, आपके घर परिवार में आपके बच्चे, आपके बच्चों के दोस्त, आपके नेबर्स, कहीं पे भी आपको स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे मिलते हैं, मैं बोलता हूँ आप उनको वो वाला मंत्र, वो वाला दोहा जो हमने हमेशा से सुना आए हैं कि काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निंद्रा तदो वचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हमारे बच्चे जो घर में बैठे हैं वो इन 5 रूल्स को आज की डेट में फॉलो ही नहीं कर रहे। और जब वो फॉलो नहीं कर रहे तो हो क्या रहा है, ना वो काक की तरह चेष्टा कर रहे, ना वो बगलों की तरह ध्यान, ना वो स्वान की तरह निंद्रा कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि उनका जो लाइफ साइकिल है, जो अचानक से जब स्कूल स्टार्ट होगा तो सब डिस्टर्ब होगा, और सारी डिस्टर्बेंस के बाद उनको समझ भी नहीं आएगा। They will start to point to each other. So this is first message for the students. Second, for the households, I will personally request. अभी पिछले ही हफ्ते 12 तारीख को मैंने अपने के सारे स्टाफ के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली मेल लिखकर, मैसेज लिखकर। मैं आप सब दोस्तों को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके नेटवर्क में अगर कोई सी भी एक ऐसी महिला जो वर्किंग वुमेन है, वैसे तो सारी, मगर कोई भी वर्किंग वुमेन है जो घर पे आजकल बैठ के खाना पका पा रही है, जो खाना सर्व करवा पा रही है, बच्चों को पढ़वा पा रही है, आप कृपया करके उनको जरूर धन्यवाद दें, क्योंकि वहां से आपका किचन रूट हो रहा है। और ये वो लोग हैं जिनको इन सब की आदत नहीं थी। ये सब वो लोग हैं जो सुबह 9 बजे निकल जाते थे और रात को 8 बजे आते थे। इसके बावजूद इन्होंने अपने घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ आपको 3 टाइम का फीड आपको किया है। अगर हम ऐसा करेंगे, आपकी किचन से हैप्पीनेस आनी स्टार्ट होगी। किसी ने सही कहा है कि खाना घर पे जब आप बनाते हैं तो सिर्फ वो भोजन पेट भरने के लिए नहीं होता, उस भोजन के अंदर एक प्रेम होता है, एक लगाव होता है। और जब वो आप अपना अफेक्शन देना स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है वो आपके किचन से रूट होते हुए आपके हार्ट और आपकी सोल पे वो अफेक्शन जरूर पहुंचेगा। तीसरी बड़ी बात जो हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोली है, एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। कल भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बैठा हुआ था, अभी मैं भरत सर के साथ बात कर रहा था। आज की डेट में स्टार्टअप्स का बहुत बुरा हाल हो गया, वो डरे हुए हैं अंदर से, उनको ये टेंशन है, उनको ये सिचुएशन लग रही है। मैं अभी फरीदाबाद में, इधर हरियाणा में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ सुबह ही बात किया। उन्होंने परसों सैटरडे को अपने आप को शट डाउन कर दिया है, डिफॉल्ट घोषित कर दिया है, जबकि उनका एवरेज सेल एक दिन का लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए था। 4.5 से 5 लाख रुपए के बावजूद उन्होंने डिफंक्ट अपने आप को घोषित करा। रीजन क्या रहा? क्योंकि वो और उनके इन्वेस्टर दोनों के बीच में वो तालमेल नहीं बैठा पाए कि मार्केट की इस हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं जरूर इस तरह से मैसेज दूंगा कि आप लोग
अपनी ताकत को समझें, गिरते हुए समय को सही करना ही एंटरप्रेन्योरशिप है। हम सब लोग लकी हैं कि हम सब लोग आज की जनरेशन के हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो जहां टेक्नोलॉजी से लोग शॉपिंग में पहुंच गए, जहां AR VR के थ्रू लोग अलीबाबा और अमेजोन जैसे लोग एकदम मोबाइल के अंदर आपको घुसा के ले गए, जहाँ पे पढ़ाइयाँ इंटरनेट पे कन्वर्ट हो गई, जहाँ पे चीजें बुक करनी, बिल्स जमा करने सब इंटरनेट पे कन्वर्ट हो गया है, मैं एंटरप्रेन्योर्स को ये जरूर बोलूंगा कि प्लीज वो अगले कुछ दिन ये मंथन करे शांति से, और मंथन तभी होगा जब वो लोग शांति से खुश होंगे। दुखी में तो क्या होगा कि वो वही वाला डिसीजन लेंगे जो हमारे दोस्त ने अभी पिछले सैटरडे को हरियाणा में ले लिया। हमें वो डिसीजंस नहीं लेने, फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल नहीं होना है। मैक्सिमम क्या होगा कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, ये चौथा और लास्ट मैसेज मेरा उन लोगों के लिए जो लोग वर्किंग लोग हैं, जो कंपनियां नहीं चला रहे, जो लोग घर का काम नहीं करते, जो स्टूडेंट्स भी नहीं और जो लोग एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं है, उनको भी संयम रखने की आवश्यकता है। दुनिया खत्म नहीं होने जा रही है, कोविड-19 का प्रकोप है और ऐसे प्रकोप पहले भी बहुत आए हैं। ऐसे प्रकोप पहले प्लेग आया सूरत में, तब हालत क्या थी? हिरोशिमा में जब बम गिरा तब हालत क्या थी जापान में? कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने अलग अलग रूप से आई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब हमला हुआ तब हालत क्या थी? जब बॉम्बे के अंदर ताज होटल में हमला हुआ तब हालत क्या थी? पैनिक सिचुएशन थी। उस पैनिक सिचुएशन के अंदर अपने आप में संयम रखना, हमने देखा है कि 2008 में अगर वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड या लेमन ब्रदर्स संयम नहीं रख पाए तो हालात क्या रहे। और हमने ये भी देखा है कि इंडिया में कहीं सारे उस समय ABN AMRO नहीं कंट्रोल कर पाया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं कर पाया, UTI नहीं कर पाया, मगर एक्सिस बैंक कर पाया, SDFC कर पाया। हमें वो सब समझने की बहुत आवश्यकता है कि हम लोग अपने आप में संयम कैसे रखें। और चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई डोंट नो मेरे पास कितना समय बचा है कि मैं आई एम सो सॉरी, आई एम ट्राइंग टू मेक इट लिटिल फास्ट क्योंकि समय कम है तो मैं कितने चीजें टच करूं। We'll be in contact with Facebook and every other modes. Definitely, you can just finish your point, sir. You can finish your point, sir. जो भी missing है आपका, sir, please. एक मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया साहब और उसने मुझसे पूछा कि यार आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम, यू नो मैंने अपना तन मन धन सब लगा दिया था इस काम पे और अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कब खुलेगा, क्योंकि मैं तो थर्ड पार्टी एजेंसी हूँ। थर्ड पार्टी एजेंसी हूँ तो मेरा क्लाइंट का बिजनेस चलेगा तो मुझे पैसा मिलेगा, बाजार में कैश फ्लो नहीं है, क्या करें? आई डोंट नो उसको कितनी मेरी बात इंपैक्टफुल लगी, बट वही बात मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तन मन धन जिन लोगों ने लगाया वो सचमुच डरे हुए हैं, क्योंकि तन बाजार में जा नहीं रहा, मन इस वक्त विचलित है और धन तो बाजार में फ्लो में है ही नहीं। मगर जिन्होंने तन मन धन के साथ अपने व्यापार में अपनी आत्मा, अपनी सोल लगाई, मैं आपको कह रहा हूँ वो कभी नहीं गिरेंगे। आप लोग संयम रखें तो बिल्कुल, जैसे हमारे नेशन फर्स्ट का एक टॉपिक है कि सोने की चिड़िया कैसे बनाएं, हम हमेशा से सोने की चिड़िया थे, हमेशा से रहेंगे और आज भी हैं। आप देखिए हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स, जहां फिनलैंड का एक समय बहुत ऊपर हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ऊपर हुआ करता था, आज हम लोग भी उसमें ग्रो कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी स्कूल के सब्जेक्ट्स में हैप्पीनेस जैसी चीजों को पढ़ और समझ पा रहे हैं। Right. तो दोस्तों, आप सबको बहुत कॉमन सी बात कि हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ time, is a matter of thought, is a matter of circumstances. Don't go out to find it. Don't try to find that happiness in your wallet. Don't try to find that happiness in your Bijli ka bill. Find it in your face. Find it in the face of your children. Thank you. Thank you. परिवर्तन संसार का नियम है। कोविड भी आया, वो भी चला जाएगा, फ्लू भी आया, वो भी चला गया। हमें सिर्फ होके आगे बढ़ना है, यही हमारा रूल है सर। हम जल्दी से अपने दूसरे स्पीकर की ओर बढ़ते हैं। हमारे दूसरे स्पीकर रमेश तन्ना जी है और मेरे दिल के बहुत करीब है आप लोगों की तरह ही। ही इज journalist of our country. He has spent many years in USA as a editor of journalism in US for more than a decade, and he has spent he is a chairman of RAA, Positive Media Private Limited, और उनका टॉपिक है positive relations of novel COVID Corona-19. Over to you, Ramesh ji. Ramesh bhai, can you hear me? ना पॉजिटिव ने पूरा कहर मचा के रखा है, उसके सामने मुझे पॉजिटिविटी की बात करनी है। तो पॉजिटिव का मुकाबला पॉजिटिविटी से करना है।
मैं हमारे भारत के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को याद करूंगा। उनका एक प्रसंग मुझे याद आता है। तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हमारे यहाँ गुजराती भाषा में एनसाइक्लोपीडिया का एक बहुत बड़ा गठन हुआ है। एक बहुत बड़ी संस्था है गुजरात विश्वकोश ट्रस्ट, उसने एनसाइक्लोपीडिया बनाया है। तो उसके कुछ ग्रंथ का विमोचन करने नरेंद्र भाई आए थे। तब उन्होंने जो बात बताई थी उसका आज के साथ कनेक्शन है। उन्होंने तब ये कहा था कि मैं तो परिस्थितियों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता रहता हूँ। हमारी जो बच्चे, तब वो चाइल्ड का, बच्चों के लिए जो विश्वकोश हुआ था उनका भी उन्होंने लोकार्पण किया था, तो वो बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने तब ये कहा कि जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि इस वीडियो गेम में किसी को जब हम मारते हैं तो कुछ फायदा होता है। यानी कि अगर वीडियो गेम खेलते खेलते आप किसी को मार देते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है और आप फिर आगे ज्यादा वीडियो गेम खेल पाते हैं। तब नरेंद्र मोदी ने बताया था कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो मारने की संस्कृति है ही नहीं। हमारी संस्कृति को तो जिंदा रखने की और लोगों को जिंदा रहने में मदद करने की संस्कृति है। तो ऐसी वीडियो गेम हमारे भारत में मुझे सूट नहीं करती है। सही में तो ऐसी वीडियो गेम होनी चाहिए कि जिसमें किसी को बचाते हैं तो उनको शक्ति मिलती है, उनको गुण, उनको ज्यादा शक्ति मिलती है। ऐसा सब नरेंद्र मोदी ने बताया था। मैं इस बात से आज की परिस्थिति के साथ जोड़ता हूँ। देखिए कि अमेरिका, इटाली और सब देशों को दवाइयां की जरूरत पड़ी, तब नरेंद्र भाई ने कहा कि ये तो सुनहरा मौका है, ये भारत के लिए एक मौका है कि हम सबको जिंदा रहने में मदद कर सकते हैं। करीबन 50 से ज्यादा देशों में भारत ने अलग अलग किस्म की दवाइयां भेजी है। ये जो संस्कृति है वो पॉजिटिविटी वाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में जहां भी देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कोरोना आया है वो कुछ संदेश लेके आया है। मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि कोरोना के जो कुछ, कोरोना में अगर हम समझे तो कोरोना में से काफी कुछ मैसेज हमको मिल सकते हैं और ये अगर पॉजिटिव मैसेज समझे तो हम और अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं भारतीय संस्कृति और गांधी विचार के साथ कोरोना की ये आपत्ति को जोड़ के देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि कोरोना ने आके हमारे कान में कुछ कहा है। क्या कहा है? ये कहा है कि आप काफी दौड़ रहे हैं, आप पर्यावरण को, आप प्रकृति को काफी नुकसान कर रहे हैं। क्या ये सब आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कुदरत, ओशो रजनीश ने एक बार कहा था कि कुदरत बहुत सहन करती है, प्रकृति बहुत ही सहन करती रहती है, लेकिन जब उनको मालूम पड़ जाता है कि अब एक कुछ पाठ देने की जरूरत है तो फिर वो पाठ पूरी मनुष्य जाति को कुछ नहीं कुछ तरह से उसको बता देती है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो कोरोना ने हमको मैसेज दिया है वो ये मैसेज है कि हम हमारी जिंदगी को अलग दृष्टिकोण से देखें। हम डेवलपमेंट, विकास, स्पर्धा, पैसा, ये सब के पीछे जिस प्रकार से पड़े हुए हैं और उनकी वजह से प्रकृति को भी बहुत नुकसान कर रहे हैं, हमारे खुद के एक अच्छे जीवन को भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर मनुष्य को आगे जाना है तो पीछे आना होगा। ये बात समझने की जरूरत है। कभी कभी पीछे आकर ही आगे जा सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आगे दौड़ते चले जाएंगे तो आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे जाने के लिए पीछे मुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये जो पॉजिटिव मैसेज है, ये मैसेज ये है कि हम पर्यावरण
हम हमारी 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 खुद की जात को समझे। घर निवास क्या है? अभी तक घर को भूल गए थे हमको हम इतने बाजारू हो गए थे, समाज को हमने कोने में रख दिया था और बाजार को हम पकड़ के घूम रहे थे। हम आदमी मिट गए थे और ग्राहक बन गए थे या तो व्यापारी बन गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना ने हमको समझाया कि घर का महत्व समझो। आपने घर को छोड़ दिया था, अब कोरोना ने आपको घर में आपको उठा के घर में बिठा दिया कि बैठो घर में। तो ये जो उसने कंपल्सरी हमको घर में बिठाया है, उसका मैसेज ये है कि परिवार को समझो, प्रेम को समझो, अपने आप को समझो। आप बहुत बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने अपने भीतर को तो भुला दिया है। और सही रास्ता तो वही होता है जिंदगी का कि हम जितना अंदर जाते हैं उतना ही सच्ची जिंदगी को पाते हैं। तो कोरोना ने हमको ये पॉजिटिव मैसेज दिया है कि पैसों से जीवन नहीं जिया जाता है, सिर्फ सुख सगवड़ साधन उपलब्धियां उपकरण यंत्रों से जीवन नहीं जिया जाता है। जीवन प्रेम, लागनी, करुणा, संवेदना, प्रकृति, किसी के प्रति अच्छी भावना, ये सब मिला के जब ये सब मिलाते हैं तो एक अच्छी जिंदगी बनती है। हम भूल गए थे, कोरोना ने एक मैसेज दिया है हमको कि प्लीज अपने जीवन को अच्छी तरह से देखें। अगर मैं ये मानता हूं, ये कोरोना त्रासदी को सिर्फ आपत्ति से देखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी चीन में तो जो चित्रलिपि है चीन की, उसमें जो आपत्ति के लिए 2 चित्र रखे जाते हैं, उसमें एक चित्र विसर्जन का है और एक चित्र नवसर्जन का है। मैं चीन की चित्रलिपि की बात करता हूं जहां से ये कोरोना आया है। तो कोई भी आपत्ति होती है उसके साथ ही एक नवसर्जन, एक अवसर तो जुड़ा हुआ होता है। ये कोरोना है वो एक अवसर बन के नवसर्जन का एक मैसेज लेके आया है, ऐसा मुझको लगता है। हम उस मैसेज को बढ़े। ईमेल तो बहुत बढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी बहुत बढ़ते हैं, लेकिन ये जो मैसेज कोरोना हमारे कान में कह रहा है उसको पढ़े, उसको सुने और उसको समझे और हमारे जीवन में उसका अमल करने का प्रयत्न करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी हम जी पाएंगे। उसमें मुझे कोई शंका नहीं दिखती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर। आगे बढ़ना है तो शेर की तरह पीछे आना पड़ेगा और फिर आगे जाना पड़ेगा और पर्यावरण को भी बचा के रखना है। हमें एक रियल ह्यूमन की तरह एक्ट करना है, हमें बिजनेसमैन नहीं बनना है, हमें बहुत बड़ा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल थॉट प्रोसेस। इन बीच में मैं एक धन्यवाद करूँ राहुल भाई, हिरेन भाई, कपिल भाई, मैरी सिंघा, ईश्वर भाई, डीके शाह, Sandhya madam to join with us. We are very thankful to you, and we will make this session live on uploaded on YouTube also later on. मैं जल्दी से अपने तीसरे और आखिरी स्पीकर की ओर बढ़ना चाहूंगा। आज के हमारे आज के तीसरे और आखिरी स्पीकर है डॉक्टर योगेश दुबे। जैसे एक हाथ मेरे फैमिली का है तो दूसरा डॉक्टर का है। ही इज अ फाउंडर ऑफ हिज फाउंडेशन भारतीय विकास संस्थान। बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही इंसान है। हाल ही में 2018 में उनको राष्ट्रपति के नेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड भी दिया गया है और डिसेबिलिटी के फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बीइंग पेशेंट फाउंडेशन के वो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी है और डायरेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी भी है। डॉक्टर सर, मैं आपके साथ जल्दी से आना चाहूंगा। टू यू डॉक्टर योगेश, आपका टॉपिक क्या है? हाउ लीडर कैन चेंज नेशन, प्लीज सर। करना चाहूंगा कि आपने ये सुंदर क्वेश्चन यहाँ पर आयोजित किया। कुछ सारे तो यहाँ पर युवा पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बहुत सारे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी वॉइस प्रॉब्लम है।
सजेशन करूं एक, मिलिंद जी। आप प्लीज रमेश भाई। हाँ जी, हाँ। सबकी ऑडियो म्यूट कीजिए, सबकी ऑडियो म्यूट कीजिए, सिर्फ स्पीकर की ऑडियो ऑन रखिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आवाज नहीं, आपकी वॉबल आ रही है सर। आवाज के अब तो पूरा म्यूट हो गया है। एक मिनट में क्या लो। Yes, yes, you go ahead. You go ahead. बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ पर आयोजित किया है। कोरोना के संकट के समय में बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातें भी राकेश जी ने, श्री चन्ना साहब ने बताई और हमारे के लिए बहुत ही एक नया अवसर बनाया कि नेशन फर्स्ट जैसा एक आपने एक नेशनल यहाँ पर बनाया जहाँ पे अपनी बातों को भी रख सकेंगे और एक विचारों का आदान प्रदान भी होगा। वो ऐसा ओशन है जिस पर जो है काफी देर तक बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। जीवन में सभी लोग इस दौर से गुजरे हैं। हर व्यक्ति कभी कभी जीत रहा है, कहीं न कहीं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर पाया है और कहीं न कहीं उसने बहुत कुछ सीखा है, समझा है और धोखा भी खाया है। तो लगातार जो है सीखने की क्षमता रखता है। अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग 40 से 50% के आसपास लोग जुड़ा है। मैंने तो बहुत कम उम्र में 18, 19, 20 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की थी। कभी हम जगह पे पढ़ाया करते थे, कभी बच्चों को जाके उनके साथ समय बिताया करते थे। अलग अलग एक ग्रुप लोगों का एक ग्रुप बनाकर कभी इंटरनेशनल कैंप्स में, कभी बॉर्डर पर जाकर सेवा करने का अवसर हम लोगों को मिलता है। इन 20-30 वर्षों में बहुत सारे चीजों का मुझे अनुभव भी हुआ है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके साथ में शेयर भी करना चाहूंगा। मैं एक बात मानता हूँ कि पोटेंशियल है, एनर्जी है, देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक दिशा देने की क्षमता है और ज्ञान भी है मेरे लिए अलग अलग समय पर। कई बार ये कहा जाता है कि बट आई थिंक दैट इज लेस यूज्ड। हमें उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमताओं को पूरा का पूरा उपयोग करने की जरूरत है। आज हम लोग साइंस में, लिटरेचर में, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी में, अलग अलग हेल्थ में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी युवाओं ने बहुत जबरदस्त काम किया है। आप आगे की अगर आप देखेंगे शुरुआत के समय में जो जल्दी के साथ युवा आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित ही हम समझ उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो लक्ष्य है कई बार बदलते रहते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य रहता है, कुछ समय के बाद दूसरा लक्ष्य हो जाता है, जो तीसरे बाद एक एनवायरमेंट का जो है हमारे अपने लक्ष्य पर पड़ता है। जो है हमारा यूथ जबरदस्त काम कर रहा है, एक दिशा भी दे रहा है, मेहनत कर रहा है, चैलेंजेस भी बहुत सारी है, लेकिन साथ ही साथ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो भावना है, जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है, वहां पर भी लगातार हम लोगों को काम करने की जरूरत है। मैं रमेश खन्ना साहब को, राकेश जी को, सभी को सुन रहा था, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही और जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस साथी साहब बहुत विस्तार से उसके ऊपर कहा और मैं मानता हूँ कि युवा में बहुत चीजें है, एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा एजुकेशन भी है, थोड़ी सी चुनौतियां भी है और बहुत सारे काम करने की उनके अंदर जो है कैपेसिटी भी उनके अंदर है। 4-5 चीजें हैं जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हम लोग जो है पूरा वो फोकस रहे कि किस दिशा में वो काम करना चाहता है, एकदम फोकस रहना है उसे। कहीं पर बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जहाँ पर उसकी प्रायोरिटीज बदलती रहती है, लेकिन वो प्रायोरिटीज को ध्यान में जरूर रखना है, लेकिन उसको कोशिश करना है कि जहाँ पर सबसे पहले जो है वो नेशन होना चाहिए, उसके बाद में हम होने चाहिए। तो नेशन जो है हमारी प्राथमिकता है, जैसा कि फोरम भी इसलिए बनाया ताकि हम लोग जो है नेशन को कैसे आगे कर सके, लोगों के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको हम लोग कैसे आगे कर सके, उस पर हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज भी है, NSS है, स्काउट एंड गाइड्स है
बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार जो है जो यूथ जो कैपेसिटी है, यूथ रिसोर्सेज है, उसको चैनलाइज करके उसको काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि हमें किसी ऑर्गेनाइज फोरम की भी जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही बुनियादी स्तर पर अपने घरों से ही, अपने मोहल्ले से, अपने कस्बे से भी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, बहुत सारी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। जैसे आउटरीच के प्रोग्राम हो गए, आज का जो यूथ है जबरदस्त आईटी की उसकी पकड़ है, हर जगह वो सोशल मीडिया पर है, ऑनलाइन की सारी चीजों को समझता है, बहुत सारे प्रोग्राम जो ऑनलाइन हो रही है। निश्चित ही जो आउटरीच प्रोग्राम हमारे हो सकते हैं, जो ऑनलाइन प्रोग्राम हो सकते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हो, चाहे वाटर सेव करने के लिए हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, उसमें भी जो है हम अपना जबरदस्त जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट ये ऐसा विषय है जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारे स्टेट बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कोई भी यूथ जब ट्रेंड हो जाता है, जब स्किल हो जाता है, उसकी कोशिश करनी चाहिए कि जो अगली फोरम है, जो अगली कड़ी है, उसको भी वो तैयार करे ताकि वो अपने देश में जो है अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। एक बहुत जरूरी भावना है, वो भी होना बहुत जरूरी है और हमारी बहुत जबरदस्त तरीके से पाया जा रहा है, वो इंस्पायर करना, एक हेल्पिंग हैंड जो है बनकर जो है समाज में काम करना। बहुत सारे मित्र हैं जो अपने कॉलेज में अपने इंटर्न्स को, अपने यूथ को इकट्ठा करते हैं, कभी कभार वो डिसेबिलिटी बच्चे में जाकर उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर जो है जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो लेसर जो है फॉर्चुनेट लोग हैं, उनके अंदर जाकर वो लगातार सिग्निफिकेंट चेंज उनके अंदर लाने के लिए लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। जिसमें इसका रेट बहुत बड़ा है और मैं ये भी उम्मीद करूंगा हमारे बहुत सारे युवा भी इसको आगे चलते सुनेंगे कैसे हमारे रूरल एरियाज में जो बॉर्डर में जो जहाँ पर फील्ड अनफिट एरियाज है, जो टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज है, वहां पर जाकर कैसे हम लोग लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ा सके, वहां पर जाकर वहां पर आंगनबाड़ी, वहां के स्कूल, वहां के जो हेल्थ सेंटर्स है, वहां पर कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उसको हम लोग कैसे और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस दिशा में भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि हर यूथ का एक सपना है कि हमारा भारत, जैसे कि श्री मिलिंद जी ने कहा कि सोने की चिड़िया हमें बाज भी बनना है, हमारी उड़ान जो है बहुत बहुत ऊंची होनी भी चाहिए। जो है हम वापस दोबारा बनेंगे अगर शहर के साथ साथ अगर हम लोग अपने गाँव की भी आज वापस जाएंगे। आपने एक महत्वपूर्ण चीज देखी होगी इस कोरोना के इस महामारी के समय कि बहुत सारे लोग गाँव में है वो आज सुरक्षित है। जो सारा दर्द है, जो सारा जो पीड़ा है वो ज्यादा करके शहरों में है। हम अपने गाँव के यूथ को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे नॉलेज शेयरिंग हो सकता है, कैसे हम अपना इंफॉर्मेशन, मैं तो देखना चाहता हूँ जहाँ पर जून पर हमारे गाँव का जो किसान, हमारे गाँव का जो बच्चा है वो भी इस पर बात कर सके। मैं बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, हम लोग इस पर बहुत सारी बातचीत यहाँ पर करते रहेंगे। एक सेक्टर है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारी यूथ जो है वहां भी थोड़ा फोकस करे, वहां भी थोड़ा स्ट्रेंथन करे। योगेश जी, मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। हमारे पास 1 ही मिनट का टाइम बचा है, मुझे सबको थैंक्स भी बोलना है। और आपने सही बताया कि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, बट ये उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक को हम और आगे ले जाए और बड़े सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करें साथ में मिलके, ताकि हम जल्दी से अपने नेशन को आगे की ओर ले जा सके। आई thankful to everybody, every of our speakers today, as well as the viewers for spending their valuable time with us. And we will again meet tomorrow at the same time, 6 p.m. Another topic. Thank you. 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 Thank you, everybody. Thank you. I will end meeting here. Yes, you, sir. You